अगला सबसेक्शन है 12। 180 दिन का ये भी एक पीरियड है जो स्टार्ट होता है उस तारीख से जब सर्च इनिशिएट की जाती है या फिर रिक्विजिशन किया जाता है, और खत्म होता है उस तारीख पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट या दूसरे डॉक्यूमेंट्स या मनी ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग जो चीज की गई थी वो असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया जाता है। सर्च के इनिशिएशन से लेके असेसिंग ऑफिसर को जब दे दिया गया वो जो पीरियड है वो भी असेसमेंट के पीरियड से माइनस हो जाता है। और जहाँ पर भी मतलब ये चीजें वहां पे होती है जहाँ पे सर्च इनिशिएट की गई थी अंडर सेक्शन 132 या जहाँ पर मनी बुलियन ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल चीजें सीज की जाती है, रिक्विजिशन की जाती है और वो भी बिलोंग करती है एसएससी को। और जहाँ पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट के डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, रिक्विजिशन किए गए हैं, तो ऐसे केस में ये जो मैक्सिमम ये 6 महीने का ही पीरियड होता है कि 6 महीने से बाद बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं होता। 6 महीने के अंदर तक जो है एडीआई को ऑफिसर के पास दे देना चाहिए, वो पूरा समय मिल जाए। और अगर उसके पहले देते हैं वो तो असेसिंग ऑफिसर को कोई फायदा नहीं होता, उसको तो उतने टाइम मिलेगा जब उसको मिला, वहां से जितना टाइम उसको उसके पास है उसको उतने टाइम मिलेगा। लेकिन हाँ ये टाइम जो बेसिकली एडीआई के लिए बेनिफिशियल ज्यादा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो पीरियड शुरू होता है उस तारीख से जब असेसिंग ऑफिसर एक रेफरेंस करते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर को 143(c) के सेकंड प्रोवाइजो में, और उस तारीख पे खत्म होता है जब कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो मिल जाती है। केस में भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के केस में वो रेफरेंस भेजते हैं 143(3) और वो पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बशर्ते ये कि जहां पर जैसे ही आपका टाइम जो एक्सक्लूडेड टाइम यानी जो बाहर निकाल दिया गया टाइम वो जब खत्म होता है, एक्सक्लूजन के बाद जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जो अवेलेबल है अगर असेसिंग ऑफिसर को तो 60 दिन से कम बचता है। यानी असेसिंग ऑफिसर अपना काम करते आ रहा है और इन बीच में कुछ रेफरेंसेस हुए ये हुए उसका टाइम उसको बढ़ेगा, लेकिन जब वो फाइनल रेफरेंस का जो भी कॉपी ऑर्डर की आ गई, अब वो असेसिंग ऑफिसर देख रहा है कि 60 दिन का टाइम भी अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए 10 ही दिन का टाइम अवेलेबल है, 15 दिन का टाइम अवेलेबल, तो वो टाइम एक्सटेंड होकर 60 दिन तक उसको मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है ये बात? कि अगर असेसिंग ऑफिसर कोई काम कर रहे हैं और वो काम उसमें उनको पता है कि मेरा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एक रेफरेंस भेज रखा है फॉर एग्जाम्पल, जब वो रेफरेंस वापस आता है उसके बाद बचा हुआ टाइम अगर 60 दिन से कम का है तो पर्याप्त समय नहीं मिल रहा असेसिंग ऑफिसर को कि जो रिपोर्ट आई तो उसको अपना इनकॉर्पोरेट कर ले ठीक से, या अगर अपॉर्चुनिटी देनी है असेसिंग को अपॉर्चुनिटी दे दे, उसमें समय नहीं उसके पास, तो उसके लिए 60 दिन का टाइम को दे दिया गया है कि आप अपना ये समझिए कि 60 दिन का टाइम आपको मिला ही मिला। और बशर्ते ये कि अभी बशर्ते को देख के ना मुझे लगता है कि जितनी भी लॉ है इंडिया सब में बशर्ते का प्रयोग, ऐसा नहीं केवल इनकम टैक्स एक्ट में। तो मान लीजिए कि दोबारा आप इतना शुरू करते हैं एक्ट को और आप बशर्ते हटा देते हैं सारे, तो बाकी लॉ का होगा इनकम टैक्स एक्ट में सारे बशर्ते हटाओगे आप, बशर्ते रखते हुए क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर लेते हो? let's see what's going to happen because either you change the system completely, केवल इनकम टैक्स के लिए आप सिस्टम को एक प्राइमरी क्लास की किताब की तरह एक्ट को लिख देने से काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो लोग शब्द पे पूरा चले जाते हैं, अभी लोग एक एक शब्द पे बड़ी बहस होती है। एंड अभी भी आज की तारीख में आप देखो कि कितने केस हाई कोर्ट में फाइल हो रहे हैं, रोज के केस अगर आप देख लो कि जितने जज बेचारे जज तो इतने से बैठे हुए हैं ना, केस इतने फाइल हो रहे हैं रोज के, और एक जज जो है एक ऑर्डर भी नहीं करता, अब तो करने लगे 2-4 ऑर्डर निपटाते हैं वो
सब डिस्मिसल वाले तो कर देते हैं कि कोई आएगा तो जज के पास आप जाओ तो जज तुरंत बोलना शुरू करेगा कि क्यों ना डिस्मिस कर दूं मैं इसको। वहां से शुरुआत होती है आपको डिस्मिसल बचाना है पहले से। अगर आप डिस्मिसल बचा लेंगे किसी तरह से तब तो आपका ऑर्डर होगा, फिर आप फिर लड़िए दूजिए कि कैसे आपका ऑर्डर होगा। लेकिन यह है कि पहले दिन तो डिस्मिसल बचाना है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। राइटिंग द एक्ट वंस अगेन सडनली विद इन 6 months और ये हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि 6 महीने में हम करेंगे, तो 6 महीने में आ जाएगा ड्राफ्ट आपके पास, ये तो निश्चित है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो खैर वैसे होना भी चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उससे एक्चुअली भारत का लगता है कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नंबर ऊपर चला जाएगा, तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट। बट पिछला वाला हाँ, लेकिन पिछला रिलीज ही था, उसमें इन्होंने वाइजो आप जैसे बता रहे हैं उन्होंने हटा दिए थे, सब चीज़ों को एक जगह रखने की कोशिश की थी। और ऐसा लग रहा था कि कोई प्राइमरी स्कूल का जो सेकेंडरी स्कूल का इंग्लिश टीचर है उसको अगर वही चीज़ दे दी गई है कि तुम इसको कैसे लिखोगे, और ये प्रोवाइडेड मत लिखोगे, तो वो भी किसी भी अंग्रेजी लिटरेचर वाले की भाषा में प्रोवाइडेड वगैरह नहीं होता, तो उसने ऐसे करके लिख डाला। अब इन्होंने पढ़ा तो लगा कि ये तो जो है इससे लग रहा है कि कहानियाँ सुना रहे कि बहुत पहले जंगल का राजा था, ये हुआ करके। हाँ अभी आ गया, आ गया कमेटी बनाएगी, आ गया, पर एक कमेटी का कोई नोटिफिकेशन आया डिपार्टमेंट के अंदर? बिजनेस स्टैंडर्ड में तो आ गया होगा, लेकिन वो तो उस पर लिख दिया उन्होंने। अब डिपार्टमेंट के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसका, है कोई नोटिफिकेशन। एक अफसर को ओएसडी बना दिया गया है दिल्ली में, और उनको काम ही यही दिया गया पूरा, एक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लेवल के अधिकारी को ये काम सौंप दिया गया, और वो सब स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट करेगा, वो करेगा, सारा कुछ करेगा। उसके काम में और कोई काम नहीं है कि आपको ये तैयार करवाना है, करना है, जैसे भी करना है, इसको आप जिम्मेदारी आपकी है कि आप जो है 3-4 महीने में ड्राफ्ट बनाइए, फिर 6 महीने में इसको अप्रूव करेंगे, सब जगह से कर करा के क्रियान्वयन करेंगे। आपकी CRAC पे लिखिए, बंदा चेयरमैन बन जाएगा। भाई आप बनाओगे तो इम्प्लीमेंट आप ही करा दोगे। अगर आपके द्वारा बनाई गई चीज मुझे दे दी जाए ना, मैं सत्यानाश कर दूंगा पहले दिन से, मैं उसको प्रोवाइजो लगाना शुरू कर दूं। ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बना दिया, मैं तो इन्होंने क्या कर दिया है कि क्या लिखते हैं जगह जगह, पता नहीं क्या कर रखा है ना। तो पहले दिन से ही मैं आपका नाम बदनाम करना शुरू कर दूंगा। आप ही को दे दिया जाए तो आप बड़े दिलते हो गए, हाँ मैं चेयरमैन हूँ, मैं हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा पूरा 1 साल में, उसको परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। फेसलेस में दिक्कत यही आई कि जिस आदमी ने फेसलेस बनाया उसको इन्होंने बीच में दूसरी जगह पोस्ट कर दिया, तो चेयरमैन से झगड़ा हो गया, चेयरमैन ने रात में उस अधिकारी को जो है ट्रांसफर कर दिया। तो उस वक्त चीजें जो है जो टोटली फेसलेस जा रहा था मामला, वो बीच में अटक गया, तो वहां से वो नॉन फेसलेस की तरफ थोड़ा बढ़ा उसके बाद से। तो अब तो इस वक्त तो फेसलेस की तरफ। So let's go further. तो बशर्ते ये कि जहां पर जो पीरियड अवेलेबल है TPO, ओके, वो 60 डेज तक इसका एक्सटेंड हो गया, TPO का भी समय एक्सटेंड हो गया, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन आ गया। अब TPO का टाइम बढ़ गया था डायरेक्शन की वजह से, तो TPO का टाइम बढ़ गया। तो लेकिन जहां पर वो 60 डेज तक टाइम उसका बढ़ जाता है, तो और जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल है टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर मेकिंग एन ऑर्डर फॉर सस्पेंड, वो 60 डेज से कम है। TPO का टाइम तो बढ़ गया,
लेकिन एओ का टाइम जब नहीं बढ़ा है तो वो टाइम भी 60 डेज तक एओ का उस केस में भी बढ़ रहा है। जी तो ऊपर प्रावधान है ना, डीपीओ की रिपोर्ट जब आती है तो आपको 60 डेज का टाइम रहता है वो करने के लिए। हाँ देखिए सिस्टम पे कभी कभी आप वो तो कैसे इम्प्लीमेंट किया है ना अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है। 151 के प्रावधान को जरा ध्यान से बस पढ़ के 150 और सेक्शन 153 इसके प्रावधान को आप ध्यान दें। तो आपको अगर लगता है गलत आ रही है तो तुरंत एक रेफरेंस भेज दीजिए, ये गलत आ रही है। तो जब हम किसी चीज के बारे में विश्लेषण करते हैं, मतलब जैसे मैंने कोई बात कही आपको, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग दोनों बताते हैं, बिकॉज दिस इज अ एजुकेशनल एक्सरसाइज वेयर सर्टेन थिंग्स आर बीइंग सेड, सो देन यू हैव टू आल्सो अप्लाई योर माइंड कि भाई जो बात बताई गई आपको बस छोटे बच्चों की तरह नहीं हर चीज को ले लेना है, यू हैव टू अप्लाई योर डिस्कशन एंड माइंड कि भाई व्हाट इज द राइट इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन। ये बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह आपको हमेशा अपना ये सोच विचार हमेशा बरकरार रखना है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, इसके बीच में जो तोल मोल है वो हमेशा करते रहना है। तो बशर्ते ये भी कि जब कोई प्रोसीडिंग सेटलमेंट कमीशन के सामने अवेट हो जाती है, और अवेट कब हो जाएगी, सेटलमेंट कमीशन किसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा तो उस वक्त जो प्रोसीडिंग है वो अवेट हो जाती है। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल है इस सेक्शन में 45 HA में असेसिंग ऑफिसर के पास असेसमेंट ऑर्डर करने के लिए, उसमें से जब आप 245 HA का जो पीरियड है वो एक्सक्लूड कर देते हैं और उसके बाद 1 साल से कम का अगर टाइम होता है जहाँ पर भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 साल से कम है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 1 साल तक एक्सटेंड हो गई है। उसके बाद जो प्रोवाइडो है वो कहता है कि जहाँ पर भी एसएससी एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है कि वो 245 के तहत अपना एप्लीकेशन जो उसने फाइल किया था वो विड्रॉ कर ले रहा है, जो सेटलमेंट कमीशन वाला। ये शायद वो है, सॉरी दिस एप्लीकेशन इज नॉट वो जो अभी एक नई अथॉरिटी जो बनाई है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी वाली, हाँ या जो 245 में होता है। तो अगर एसएससी अपना ऑप्शन विड्रॉ करता है जो उसने एप्लीकेशन किया था, तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसके बाद अगर अवेलेबल है ऑफिसर के पास असेसमेंट करने के लिए, अगर वो 1 साल से कम है तो 1 साल का टाइम उसको मिल जाएगा। और बशर्ते ये कि जो ये तय करने के लिए कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है और पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट का 244A में वो प्रोवाइडो जो है उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करेगा, शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, यानी कि जो ये वाला है हाँ, तो ये जो वही है कि 1 ईयर का जो टाइम है ये आपको मिल जाएगा, और ये टाइम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर भी अप्लाई करेगा। इसके बाद इसमें एक 5th प्रोवाइडो भी इस साल से ऐड कर दिया गया है इस धारा में, और इसमें कहा जा रहा है कि बशर्ते ये कि जहाँ पर जो एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड था जो क्लॉज 12 में लिखा हुआ था, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जहाँ पर ऑर्डर पास करने के लिए अगर अंत हो रहा है बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, यानी महीने के खत्म होने से पहले ही अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन महीने के अंत में आपसे खत्म होगा। जहाँ पर भी अब जो टाइम बारिंग है वो महीने के बीच में खत्म हो जाता था, तो वो टाइम बारिंग टाइम जो है वो अब महीने के अंत में जाके खत्म होगा। ये इस साल से प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 में। इस सेक्शन के पर्पज से यहाँ पर कोई ऑर्डर जिसका रेफरेंस 6(1) में ऊपर किया गया है, तो उसके
उसके तहत अगर कोई इनकम एक्सक्लूड होनी है फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, तो जो असेसमेंट है उस इनकम का एक और असेसमेंट ईयर के लिए, यानी एक साल से इनकम को माइनस कर दिया और उस इनकम को दूसरे साल में ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उस इनकम का जो असेसमेंट दूसरे साल के लिए जो किया जाना है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 150 एंड दिस सेक्शन, ये मान लिया जाएगा कि वो जो किया जा रहा है ये जो असेसमेंट दूसरे साल में, वो भी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू फाइंडिंग अ डायरेक्शन किया जा रहा है, यानी आपको उसके करने के लिए भी 12 महीने का समय मिल जाएगा। यानी जैसे एक साल में आपने घटा दी इनकम, वो इनकम दूसरे साल में ऐड होगी, तो दूसरे साल में ऐड करने के लिए भी आपको 12 महीने का समय मिल जाएगा। और उसके बाद देखा कि यदि इनकम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ वन पर्सन, और वो इनकम को दूसरे पर्सन के इनकम में जोड़ना है, दूसरे साल में नहीं, दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ना है, तो उसके लिए भी आपको जो है 1 साल का टाइम मिल जाएगा। और 153A के बाद पर आते हैं, और क्योंकि अभी असेसमेंट चल ही रहे, पुराने जितने भी केस थे उनके असेसमेंट होने हैं, तो वी मस्ट रीड दिस सेक्शन ऑल्सो। हालांकि अब जो असेसमेंट होना है इसके बाद जो सर सब होंगे 1 सितंबर के बाद, उसमें तो के प्रावधान दूसरे असेसमेंट के DA में उसको ले गए, तो लेकिन ये पिछले साल के लिए पिछले सालों तक ये जो अभी तक के सर्च हुए हैं उसमें यही प्रावधान चल रहा है असेसमेंट करने का, जो सर्च के असेसमेंट। तो असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च और एक्विजिशन, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें पर्सन का सर्च इनिशिएट किया गया, तो इसके पहले के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अगर कोई ऐसा केस है जिसमें सर्च इनिशिएट किया गया है, या दूसरे डॉक्यूमेंट से एसेट्स को रिक्वेजिशन किया गया है 2021 के पहले तक, तो असेसिंग ऑफिसर को क्या पता 2021 तक का जो इनकम था वो इसमें 153 में पहले लिखा हुआ है कि असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस इशू करेगा उस पर्सन को, और उससे कहेगा कि आप जो है जो भी पीरियड उसमें दिया गया होगा उसमें टाइम में आके रिटर्न करिए, और जो भी असेसमेंट ईयर है, जो भी 6 असेसमेंट ईयर के अंतर्गत आते हैं, और उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए तो भरिए, और उसके पहले के जो 6 असेसमेंट ईयर है उनके लिए भरिए, उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह पर भरिए, करिए। तो 10 साल का नहीं किया, अभी भी 6 साल का किया है उन्होंने, जो नए प्रावधान है उसमें तो वही 5 साल का है, तो उसके बियॉन्ड नहीं है। हाँ, सर्च के केसेस में भी 10 साल नहीं है, टाइम घटा दिया 5+1 ऐसे करके, तो उसमें भी ब्लॉक असेसमेंट 10 ईयर्स का नहीं इंट्रोड्यूस किया, लिमिटेड टाइम का किया, और इनफैक्ट रीओपनिंग वगैरह में तो 3 साल, जहाँ तक केस में तो 3 साल ही है, कुछ केसेस में जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह है, कोई कंट्री है उसमें ये 5 साल तक का, लेकिन ज़्यादातर केस में जो 147 का है 3 साल में ही आपको। तो मुझे लगता है जब 3 साल में खत्म ही करना है तो 1-1 साल उसमें आगे जाके मुझे ऐसा लगता है होगा कि टाइम और शॉर्ट किया जाएगा, तो उसको पहले तो नोटिस देना है, ठीक है, और उसके बाद जब वो रिटर्न भरता है तो सारे प्रावधान ऐसे चलेंगे जैसे सेक्शन 139 में रिटर्न आया। उसके बाद आपको फिर असेस करना है या रीअसेस करना है उसकी टोटल इनकम को 6 असेसमेंट ईयर की, जो असेसमेंट ईयर रेलेवेंट है उसके पिछले असेसमेंट ईयर की, जिसमें जिस साल में सर्च कंडक्ट हुआ था उस प्रीवियस ईयर के रेलेवेंट जो असेसमेंट ईयर है उसको छोड़ते हुए जो पिछले 6 साल है उनका असेसमेंट करना है। बशर्ते कि असेसिंग ऑफिसर जो भी वो जो असेस करेगा या रीअसेस करेगा टोटल इनकम को, वो हर असेसमेंट ईयर के लिए करेगा। इस तरह का प्रावधान था ना कि जब असेसमेंट करेगा तो हर असेसमेंट ईयर के लिए अलग अलग करेगा, जो भी साल 6 असेसमेंट ईयर के आ रहे हैं तो हर एक साल का अलग अलग उसको ऑर्डर
बनाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर की जो असेसमेंट या असेसमेंट जो कि फॉल कर रहा है विद इन द पीरियड ऑफ 6 असेसमेंट ईयर्स और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए अगर वो पेंडिंग है जब रिसर्च इनिशिएट हुई, ठीक है, तो वो जो असेसमेंट जो पेंडिंग था वो अवेट कर जाएगा, यानी वो मान कर रुक जाएगा जहां पे वो था। इनफैक्ट अवेट का मतलब एज गुड एज डेथ, उसकी डेथ होगी बट डेथ सब्जेक्ट टू रीइंकार्नेशन, क्योंकि वो रिवाइवल भी बात हो जाता है। बशर्ते ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल पास बना सकती है, रूल बना सकती है और उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर सकती है, सिवाय ऐसे केसों में जहाँ पे असेसमेंट या अवेट हो गया हो अंडर सेकेंड प्रोवाइजो, उनको छोड़ते हुए बाकी केस के लिए रूल बना सकती है। और उसमें वो रूल्स में वो क्लास ऑफ केसेस स्पेसिफाई कर सकती है जिसमें असेसिंग ऑफिसर को नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस फॉर असेसिंग द टोटल इनकम फॉर 6 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर जिसमें सर्च हुआ था। तो यानी कि वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि आपको कौन से केसेस में असेसमेंट नहीं करना, मतलब एक्सक्लूजन के लिए रूल बना सकते हैं। बशर्ते ये कि कोई भी नोटिस को असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए भेजा जा रहा है फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स या ईयर अनलेस नहीं भेजा जाएगा जब तक कि असेसिंग ऑफिसर के पास पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए या दूसरे डॉक्यूमेंट से एविडेंस होना चाहिए जो रिवील कर रहा है कि जो इनकम एसेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी एसेट उसको मिला, जो भी इनकम उस एसेट वो एसेट जिस इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो असेसमेंट से एस्केप कर गई है, ये दो चीजें। पहले तो उसको पोजीशन में होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के या दूसरे डॉक्यूमेंट्स का, या ऐसा एविडेंस उसके पास होना चाहिए जो ये दर्शा रहा है कि कोई ऐसी इनकम है जो कि एसेट के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है और जो एस्केप कर गई थी असेसमेंट से। दोनों चीजें, एक तो एसेट के रूप में वो इनकम रिप्रेजेंट हो रही है और वो एस्केप कर गई थी असेसमेंट से, वो 50 लाख से ज्यादा है। यानी सर्च के बाद जो नोटिस जा रहा है वो तभी जाएगा जब आपको 50 लाख की इनकम कम से कम सर्च में प्राप्त हुई हो और वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या कुल मिला के इस सारे असेसमेंट ईयर कुल मिला के 50 लाख तक की इनकम आपको प्राप्त हुई हो, जो रिवील करे आपको बियॉन्ड डाउट उसमें पहले साबित करना पड़ेगा। नोटिस भेजने से पहले अपने जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसमें आपको ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये बात कि मेरे पास ये एविडेंस अवेलेबल है जो रिवील कर रहा है कि इतनी इनकम जो है वो एस्केप हो चुकी है। अप्रेजल रिपोर्ट तो एडीआई ने बनाई है, यहाँ पर ईओ को नोटिस भेजना है। ईओ जब नोटिस भेजेगा तो उसको अपना माइंड अप्लाई करके रिपोर्ट तो आ गई है उसके पास, लेकिन वो अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर नोटिस नहीं इशू कर सकता। वो अपना माइंड लगाएगा कि मैंने पढ़ ली है और मैंने एविडेंस को भी एग्जामिन कर लिया है। मान लीजिए वो लिख दे कि मैंने अभी एविडेंस को देखा नहीं है, मेरे पास अभी आया नहीं है, तो सब अकाउंट तो एडीआई के पास पड़ी हुई है, रिपोर्ट आ गई है, टाइम है नहीं, मैं नोटिस इशू कर रहा हूँ। अगर मान लिया तुरंत पास हो जाएगा। तो he has to show the presence of application of his mind to all the material which has been collected during the search and he has examined all that material। और कम से कम अगर उसने सारा मटेरियल नहीं भी देखा हो तो जितना भी मटेरियल उसने देखा है उससे कम से कम 50 लाख का जो है वो एस्केपमेंट रिवील हो रहा है। ये उसको अपना सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना होगा अपने ऑर्डर शीट पे और इसमें यहाँ की भाषा का भी प्रयोग किया जाना चाहिए आपके फाइलों पे। ये रिवील हो रहा है, कैसे रिवील हो रहा है उसमें दिखाना पड़ेगा ये एविडेंस है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये चीज पता चल रही है, इससे ये रिवील हो रहा है की इनकम एस्केप हो गई। तो उसमें क्योंकि एडीआई ने सारी इंक्वायरी कर ली, उसको जो कागज मंगाने थे सब मंगा चुका। मान लिया एडीआई कोई कागज ही नहीं मंगाए, कहीं कोई पर्ची मिल गई वो लेके उसको दे दी तो इनकम एस्केप हो गई। एस्केप हो गई इनकम, ये रिवील होने के लिए तो आपको बकायदा उसमें एसएससी से भी थोड़ी वो होना चाहिए, उसका स्टेटमेंट भी आना चाहिए कि देखो ये चीज लिखी हुई है इसका क्या मतलब है।
एसएससी का स्टेटमेंट आना चाहिए। जो एडिशनल एविडेंस है लाइक बैंक का स्टेटमेंट, अगर कोई ऐसी इनकम दिख गई हो कि किसी बैंक का स्टेटमेंट है जो एसएससी ने नहीं दिखा रखा है, तो बैंक का वो एक्चुअल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। जो चीज़ सच में नहीं भी मिली है वो एडिशनल इंक्वायरी के थ्रू ईडीआई मंगा के आपको दे, तभी आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि 50 लाख की इनकम जो है एस्केप हो रही है। एसएससी के बाद भी उसके पहले नोटिस एडीआई को भेज देना चाहिए, उसका एस्केप हो रही है ना, तो उसका जवाब भी साथ में होना चाहिए। ये सारी बातों को कंसिडर करके ही एसएससी ऑफिसर डिसीजन ले सकता है कि मुझे नोटिस भेजना है कि नहीं भेजना। Of course, he has to take approval. उसके बाद अप्रूवल भी लेना। Now, B, जो इनकम ऊपर रेफर की जा रही है ए में, वो उन सालों में एस्केप कर गई थी असेसमेंट से। और तीसरा की जो सर्च थी जो इनिशिएट की गई थी वो 2017 के बाद अगर इनिशिएट की गई है तो ये आपको एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि इस सबसेक्शन के पर्पस से जो एक्सप्रेशन रेलेवेंट असेसमेंट ईयर यूज किया गया है, उसका मतलब है कि वो असेसमेंट ईयर जो कि उस असेसमेंट ईयर के पहले आता है, जो उस प्रीवियस ईयर के रेलेवेंट है जिसमें सर्च किया गया, और जो which falls beyond 6 assessment years but not later than 10 assessment years. From the end of the assessment year relevant to the previous year in which search is concluded or conducted or acquisition is made. और फोर्थ प्रोवाइडो के पर्पज से जो एसेट शब्द है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी, जो कि लैंड या बिल्डिंग हो सकती है, शेयर आएंगे, सिक्योरिटी आएगी, लोन एंड बॉन्ड्स आएंगे, डिपॉजिट बैंक अकाउंट आएंगे, एसेट में ये सब चीजें आएंगी। अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी या कोई ऑर्डर असेसमेंट का या रीअसेसमेंट का किया गया था और वो एनल हो गया अपील में या किसी लीगल प्रोसीडिंग में, तो भले ही 153 में कुछ भी लिखा है कि आप असेसमेंट कर दो, लेकिन जो अवेट हो गया था असेसमेंट सेकेंड प्रोवाइजो वो फिर से रिवाइव हो जाएगा उस तारीख से जब वो ऑर्डर एनलमेंट का प्राप्त होता है प्रिंसिपल कमिश्नर को या कमिश्नर। ये रिवाइवल का प्रावधान है और बशर्ते कि जो रिवाइवल है वो अपना इफेक्ट वो देगा अगर जो ऑर्डर आया था वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बाद में वही ऑर्डर सेटिस्फाइड हो सकता है, जो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो एनलमेंट जो है फिर से खत्म हो जाएगा, फिर से वो रिवाइवल जो है फिर अवेट हो जाएगा। और जैसे ही वो होगा उसके बाद फिर आपको टाइम मिल जाएगा उसको कंप्लीट करने का। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट ये डिक्लेयर किया जाता है कि जहाँ पर सेक्शन सी में कुछ और आ गया हो, सारे प्रावधान इस एक्ट के वो अप्लाई करेंगे असेसमेंट पे, अनलेस की 53C ड्रॉ कर दिया गया। और किसी के असेसमेंट या रीअसेसमेंट में जो कि किया गया है रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर, जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो उस साल में जो एप्लीकेबल रेट्स होंगे उस ईयर में वही टैक्स के रेट्स चार्ज किए जाएंगे। अब यह है कि जो सर्च असेसमेंट होता है उसकी जो टाइम लिमिट्स 153A, और मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे जो प्रावधान है एक अलग चैप्टर में हम इंक्लूड कर देंगे फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। तो वो आपको उसका जरूर आपको लेक्चर अलग से होगा जिसमें वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेटेस्ट प्रावधान क्या है सर्च, वैसे भी सर्च के प्रावधान अभी इस लेक्चर में उसका पार्ट नहीं था, में तो आते ही सर्च करने वाले जो प्रावधान मेरा जो आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो टाइम लिमिट क्या है इस असेसमेंट को करने की कि असेसिंग ऑफिसर वो असेसमेंट ऑर्डर करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट, हर असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में करेंगे जो उनके असेसमेंट ईयर में आ रहा है और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का भी करेंगे। हाँ,
वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का भी करेंगे और उन 6 असेसमेंट ईयर्स का भी करेंगे अलग अलग। और ये काम उनको 21 मंथ्स का टाइम उसमें पहले दिया गया था, ये उस टाइम का प्रावधान है, 21 मंथ्स का टाइम दिया गया था फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें कि लास्ट ऑथराइजेशन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। लास्ट ऑथराइजेशन से मतलब ये जो समय था असेसमेंट करने का ऑथराइजेशन से रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन वो जो 6 महीने का टाइम है एडीआई वाला वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो आपको पता ही है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। एडीआई का टाइम एक्सक्लूड हो जाता है और अपने आप ही 21 महीने का टाइम आपको मुनासिब मिलता है। उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, जो असेसमेंट ईयर है उस प्रीवियस ईयर से रेलेवेंट, जिस प्रीवियस ईयर में सर्च कंडक्ट किया गया या रिक्वेशन किया गया उसको आप जो है 21 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करेंगे, इसमें लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन भेजा जाएगा। जिस साल में सर्च होता है उसको आप प्रीवियस ईयर मान लें और उसके संबंध में जो असेसमेंट ईयर अगला साल आएगा उसका भी आप असेसमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि जब भी एसएससी का कुछ चीज पकड़ी गई और उसने उसको बुक्स में कहीं एंट्री नहीं की है मान लीजिए, वो इसी साल की इनकम है जिस साल में सर्च किया जाता है, तो उसका भी असेसमेंट आपको करना है, कंपल्सरी स्क्रूटनी में है, उसका भी करना है। 6+1 तो वहां हो गया, प्लस एक साल ये भी आपको करना है जिस साल में आपका सर्च हुआ। अगर कोई चीज मिलती है एसएससी कहेगा कि मैं अभी तो रिटर्न फाइल करने का टाइम ही नहीं आया, मैं तो उसमें कर देता, तो आप कह रहे हो आपने बुक्स में ही नहीं एंट्री कर रखी उसकी, तो आप कैसे कर दोगे उसको? तो बेसिकली क्या है कि आपको उस साल का भी करना है, तो एसएससी ने उसमें एंट्री नहीं है। तो उसके लिए 20 महीने का टाइम था। तो बशर्ते ये कि अगर कोई अदर पर्सन है सेक्शन 153 अदर पर्सन के भी कई बार सर्च में मिल जाता है इनकम का डिटेल, तो उस केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है असेसमेंट करने का वो वही पीरियड होगा जो कि ऊपर रेफर किया गया है, या 9 मंथ्स का समय होगा उस फाइनेंशियल के अंत से जिसमें कि बुक्स ऑफ अकाउंट से डॉक्यूमेंट सीज किए गए थे और वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं असेसिंग ऑफिसर को जिसका जुरिडिक्शन है, तो उसको 9 महीने का टाइम तो असेसिंग ऑफिसर को मिलेगा ही नहीं। अगर किसी और का पकड़ा गया, आपने हैंड ओवर किया उस असेसिंग ऑफिसर को, ये आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, उस असेसिंग ऑफिसर के पास तो 9 महीने का तो क्लियर टाइम है ही है। और अगर उसके पास पूरा ये 21 महीने का भी टाइम उसको मिल सकता है, अगर वो टाइम भी उसके पास उपलब्ध, कम से कम 9 महीने का तो है ही है। अब बढ़ गया हमारे, अब हर चीज मतलब 12 चल रहा है एक तरह से ब्रॉडली, अगर आप देखें नहीं आपको लगेगी 12 से कम है तो फिर से रीचेक दी एक्ट। इस तरह के प्रावधानों को तो 3 लाइन में आप जो है समेट लेंगे नए एक्ट में, कुछ नहीं है, जहां पर भी आपको ऑर्डर करना है इतने टाइम में खत्म, उसमें ज्यादा सोचने वाली बात। उसके बाद में बशर्ते ये कि हाँ ये क्या हो गया, हाँ ऐसे केस में जहां पर लास्ट ऑथराइजेशन जो था सर्च का या रिक्वेशन का वो 2018 के बाद एग्जीक्यूट हुआ। अब 2018 के बाद अगर एग्जीक्यूट हुआ ऑथराइजेशन तब क्या होगा? तो तब ये 21 महीने की जगह 18 महीने पहले तो किया गया, 18 वाले समय। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है असेसमेंट करने का अदर पर्सन, वो भी 18 महीने कर दिया और वो 9 महीने को बढ़ा के 12 महीने कर दिया, ठीक है, कम से कम 12 महीने उपलब्ध हो गए, जैसे आपने अभी बोला। हाँ, उसके बाद अगले साल फिर ये आ गया प्रोवाइजो कि भाई ये अगर 2019 के बाद का मामला है तो 21 महीने की जगह आप उसका जो 12 महीने पढ़ लीजिए। जो सेंट्रल चार्जेस के ऊपर एक तरह से यहाँ पे 21 महीने से घट के और वो 12 महीने तक समय आ गया, और वही बात जो है इसमें आ गई कि 12 महीने उसको भी करना है जो अदर पर्सन वाला असेसमेंट है
और वहाँ पे 12 महीने मिनिमम यहाँ मिल ही रहे हैं उसको, तो यहाँ 12 दोनों जगह 12 हो गया, क्योंकि उसको 12 ही मिलना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलना। तो बशर्ते ये कि अगर ऐसा केस है जहाँ पे आखिरी ऑथराइजेशन जो है वो कब इशू हुआ, जब प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट जो है चल रही थी और उसमें एक रेफरेंस भेजा गया था, उस केस में जो पीरियड अवेलेबल है असेसमेंट करने के लिए, वो अगर रेफरेंस भेज दिया गया था तो फर्दर वो जो है 12 मंथ्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और प्रश्न तो ये कि अगर ऐसा केस है जिसमें प्रोसीडिंग जो चल रही थी असेसमेंट की, इन केस ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, तो अदर पर्सन की प्रोसीडिंग चल रही थी, तो तब उस केस में जो पीरियड है वो भी 12 महीने एक्सटेंड हो जाएगा, अगर रेफरेंस भेजा गया था उसमें। उसके बाद बशर्ते कि ऐसा केस है जहाँ पे आखिरी ऑथराइजेशन सर्च का 20 के बाद भेजा गया, 20 को भेजा गया या दूसरे अदर पर्सन के केस में भेजा गया, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रेगुलेशन की गई है, वो हैंडओवर की गई असेसिंग ऑफिसर को, और ये जो हैंडओवर है ये अप्रैल 20 के बाद किया गया, या तो हैंडओवर 20 के बाद किया गया या सर्च का ऑथराइजेशन 20 के बाद का था। तो जो असेसमेंट है shall be made on or before 30th day of September 22। यहाँ पर आपको 2 साल का वहाँ पे इस तरह से टाइम बढ़ा के दे दिया। ऑफ कोर्स कोविड का जो टाइम था शायद उससे रिलेट करके एक्स्ट्रा टाइम दिया। और इसमें अब जो सबसेक्शन 2 है वो क्या बोलता है कि जहाँ पर भी ऑथराइजेशन जिसकी बात हो रही है ए और बी के ऊपर, वो कब माना जाएगा कि एग्जीक्यूट हो गया, ऑपरेशन को कब माना जा सकता है कि वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर कोई सर्च हो रहा है जिसमें सर्च के कंक्लूजन में जो आखिरी पंचनामा ड्रॉ किया जाता है, आखिरी पंचनामा में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है किसी भी पर्सन के रिलेशन में जिसके केस में वारंट ऑफ ऑथराइजेशन इशू किया गया, तो उसमें आखिरी पंचनामा में लिखा होगा कि भाई ये आज इशू की गई, मतलब तो सर्च कर दिया गया ऑथराइजेशन। और अगर रिक्विजिशन का केस है तो फिर जब एक्चुअली वो बुक्स प्राप्त होती है तो वो डेट मानी जाएगी रिक्विजिशन की, जब एक्चुअली वो प्राप्त होगी। रिक्विजिशन भेजना नहीं, जब एक्चुअल प्राप्त हो जाती है रिक्विजिशन के रिस्पॉन्स। और ये थोड़ा सा 2016 से संबंधित है, तो उसको हम लोग कभी फील नहीं कर रहे। उसके बाद नंबर 4 कहता है कि कोई भी चीज सेक्शन में लिखी हुई है वो ऐसे सर्च पे अप्लाई नहीं करेगी जो कि 21 के बाद का होगा, क्योंकि 21 के बाद उन्होंने प्रावधान बदल दिए थे। और उसके बाद फिर वो रीजन है जिसकी वजह से एक्सक्लूजन वाले रीजन, ये एक्सक्लूजन वाले रीजन हम ऑलरेडी में पहले देख चुके हैं कि एक्सक्लूजन कब होता है, जो टाइम का एक्सक्लूजन होता है वो टाइम पे यहाँ पर भी एक्सक्लूजन किया गया, मतलब वही जो रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर वगैरह वो रिपीट है, मतलब वही प्रावधान होगा जो एक्सक्लूजन वाले प्रावधान समझा उसके पहले देखे थे, इट्स जस्ट द रिपीट ऑफ दैट। ये सब एक्सक्लूजन वाले ही प्रावधान है जो कि उसमें रिपीट होगी। अदर पर्सन के केस में जब असेसमेंट, अदर पर्सन के केस में जब असेसमेंट होता है तो अगर असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड है कि मनी बिलिंग ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल नहीं वो बिलोंग करती है उस पर्सन को, या फिर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट के डॉक्यूमेंट जो सीज किए गए हैं वो रिलेट करते हैं उस पर्सन को, अदर देन द पर्सन जिसका रेफरेंस भी एक है। असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है ये इसके नहीं है, असेसिंग के किसी और के हैं, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स है या एसेट्स हैं जो सीज किए गए थे या रिक्वेजिशन किए गए थे वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, शैल बी हैंडेड ओवर टू द असेसिंग ऑफिसर जिसका जुरिसडिक्शन है और सच अदर पर्सन। वो भी सच असेसमेंट है, लेकिन वो व्यक्ति जो करेगा वो सेंट्रल चार्ज का ऑफिसर नहीं हो सकता, उसके बाद जो जुरिसडिक्शन है उसको करना है। एंड द असेसिंग ऑफिसर शैल प्रोसीड अगेंस्ट ईच सच अदर पर्सन, और वो जो असेसिंग ऑफिसर है जिसको मिला वो प्रोसीड करेगा उसके खिलाफ
और नोटिस इशू करेगा और उसकी इनकम को असेस करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 150 यानी प्रोसेस को वही फॉलो करेगा ये वाला, लेकिन करना वो काम उस असेसिंग ऑफिसर को है जिसका जुरिसडिक्शन उस केस पे है। अगर वो असेसिंग ऑफिसर मतलब उसका सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट है उस असेसिंग ऑफिसर, अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट के डॉक्यूमेंट सीज किए गए थे या रिक्वेशन किए गए थे उनका कुछ ना कुछ असर आ रहा है टोटल इनकम के डिटर्मिनेशन पे 6 असेसमेंट ईयर के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के पिछले हैं और जिसमें सर्च हुआ था, तो यहाँ पर 50 लाख की बात नहीं की गई है, केवल बियरिंग ऑन द डिटर्मिनेशन, यानी अगर असेसी का 50 लाख से कम मिलता है तो आप असेसी के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अगर किसी और का 50 लाख से कम मिल गया असेसी के घर में तो असेसिंग ऑफिसर प्रोसीड कर देगा 3 लाख, भले 1 लाख का भी मिला या 2 लाख का भी मिला। बशर्ते ये कि अगर कोई ऐसा अदर पर्सन है, उस केस में जो रेफरेंस डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च की बात की जा रही है, तो डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च क्या मानी जाएगी? सवाल ये होता है ना कि 153 ए में जो डेट ऑफ इनिशिएशन है वहां से टाइम लिमिट सेट है, तो वो मानी जाएगी वो डेट जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिली, जो रेक्वेशन हुई वहां से वो डेट काउंट होगी। और बशर्ते फर्दर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना के और उनको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके उन क्लासेस ऑफ केसेस को स्पेसिफाई कर सकती है दूसरे पर्सन के रिलेशन में, जिसमें असेसिंग ऑफिसर को नोटिस नहीं भेजती, एक्सक्लूजन कर सकती है। उसके बाद जहां बुक्स ऑफ अकाउंट से एसेट सीज किए गए थे या रिक्वेशन किए गए थे, जैसा कि 1 में ऊपर लिखा हुआ है, और वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं जिसका जुरिसडिक्शन है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ड्यू डेट के बाद प्राप्त हुए, जो रिटर्न फर्निशिंग की जो डेट थी उसके बाद उसको प्राप्त हुए हैं, उस असेसमेंट ईयर से रिलेशन में है, जो कि प्रीवियस ईयर से रेलेवेंट है, जिसमें सर्च किया गया था। बात समझ रहे? जिस साल में सर्च किया गया उस साल के रिलेशन में जो असेसमेंट ईयर था और उसे जो डॉक्यूमेंट मिले तो रिटर्न फर्निशिंग के बाद मिले, जो डेट है ड्यू डेट के बाद मिले हैं, और इसके अलावा और कोई रिटर्न उसने तब तक फर्निश नहीं किया, कोई रिटर्न उसने फर्निश नहीं किया था, और कोई नोटिस भी उसको 142(1) का नहीं इशू किया गया है, या अगर उसने रिटर्न फर्निश कर दी है लेकिन कोई नोटिस 143(2) का नहीं इशू किया गया, और जो लिमिटेशन है वो नोटिस इशू करने की एक्सपायर हो चुकी, मतलब जो भी नोटिस इशू होना था उसकी लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी जब तक इसको डॉक्यूमेंट मिले। और असेसमेंट जो है या फिर जो असेसमेंट है वो कर दिया गया था बिफोर द डेट ऑफ रिसीविंग द बुक्स, या तो ड्यू डेट निकल चुकी है या फिर असेसमेंट कर दिया गया है या 143(2) का टाइम निकल चुका है, तो बुक्स को रिसीव करने से पहले ही उस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, जो कि जिसका जुरिसडिक्शन है उस अदर पर्सन से, ऐसा असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करेगा और असेस भी करेगा टोटल इनकम ऐसे व्यक्ति की 153 के तहत, भले तारीख निकल गई, ड्यू डेट निकल गई, 143(2) का टाइम भी निकल गया, लेकिन चूंकि सर्च हुआ और उसको डॉक्यूमेंट मिले उसको वो असेसमेंट कर सकते। और उसके बाद इस सेक्शन में जो भी लिखा गया है तो नहीं अप्लाई करेगा इन रिलेशन ऐसा सर्च जो कि 1 अप्रैल 21 की बात की गई, क्योंकि ये जो प्रावधान था उसको 21 के बाद फिर से चेंज किया। तो जैसे होता है ना कि रूल बना सकते हैं कौन से क्लास ऑफ केस में असेसिंग ऑफिसर नोटिस नहीं भेजिएगा, तो उसका रूल बनाया गया है, रूल 112(f). तो उसमें लिखा हुआ है कि जो क्लास या क्लासेस ऑफ केसेस है जिसके असेसिंग ऑफिसर को नोटिस नहीं भेजना है असेसमेंट के लिए, 6 असेसमेंट के लिए, जिस केस में भी सर्च कंडक्ट किया गया है या रिक्वेशन किया गया है, तो वो कौन से केस हैं उसमें 1, 2, 3 ऐसे करके क्लासेस ऑफ केसेस आइडेंटिफाई किए गए। पहला तो ये कि जहाँ पर सर्च के रिजल्ट में पर्सन
पाया गया था पोजेशन में था मनी बिलियन ज्वेलरी या दूसरे वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स के whether or not he is the actual owner of such money billion jewelry, ठीक है, जहाँ वो पाया गया था। और साथ में जहाँ पर सर्च कंडक्ट की गई वो ऐसे टेरिटोरियल एरिया में की गई मेड इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ एन असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया अंडर सेक्शन 30 दैट विद सेक्शन 56 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और where assets for seized or acquisition are connected in any manner to the ongoing election in an assembly or parliamentary constituency। आप जो सर्च करके लाए हैं वो जो एसेट्स हैं उस इलेक्शन की प्रक्रिया से संबंधित है, तो उसके लिए एक एक्सक्लूजन यहाँ पे किया गया कि वहाँ पे आपको नोटिस नहीं भेजने को, इस प्रक्रिया के तहत हम इसको नहीं करेंगे। बशर्ते ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा उनके जहाँ पे सर्च जो था वो आफ्टर द आवर्स ऑफ पोल, जो नोटिफाइड आवर्स थे पोल के, उस वक्त कर लिया गया, तब तो ठीक है। मतलब पोलिंग के टाइम एसएससी को जाना इलेक्शन में भाग लेने के लिए आप उसके घर में सर्च करने घुस गए, तो उस तरह की चीज को इन्होंने एक्सक्लूड किया है कि डेमोक्रेसी की जो प्रक्रिया है वो बगाड़े चलनी चाहिए। आई थिंक उस टाइम करते भी नहीं होंगे, ओके। और ये अबेटेड केसेस पे ये लागू नहीं होगा। 153D है, but I think time over. All right, so बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं, I think just one section is there. So, but 155 is there. 155 हमारा थोड़ा सा रहेगा because long section है। But I think we try to do it जब भी possible होगा। तो because we have another session lined up, मैं उसके बीच में नहीं आऊँ क्योंकि प्रावधान बहुत ज़्यादा नए इंट्रोड्यूस कर दिए गए और बहुत सा बीच में लाई गई प्रावधानों में। बट आई थिंक जहाँ तक टाइम लिमिट्स और मेन बात है वो हम लोगों ने कर ली है, और जो इस साल के प्रावधानों में जो चेंज किया है वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो यहाँ पर इसको रोक देते हैं और ओके। तो 153D में जो सर्च केसेस है उसमें अप्रूवल की बात यहाँ पे आ रही है कि कोई भी ऑर्डर जो है असेसमेंट का जो ज्वाइंट कमिश्नर से नीचे के लेवल का अधिकारी कर रहा है तो ज्वाइंट कमिश्नर के बिना अप्रूवल के नहीं कर सकता, ज्वाइंट कमिश्नर के अप्रूवल की आवश्यकता है। और इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो नहीं अप्लाई करेगा जहाँ पर असेसमेंट ऑर्डर जो है उसको असेसिंग ऑफिसर को प्रिंसिपल कमिश्नर के अप्रूवल से पास करना है, तो वहाँ पर तो प्रिंसिपल कमिश्नर को भेजना ही पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन के प्रावधान बहुत क्लियर है, जो इंटीमेशन है जो अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड से है उसका आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और जैसे जो भी इंटीमेशन वगैरह इशू होते हैं सारे टीडीएस वाले भी जो केसेस हैं उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन को में भी अगर उसके खिलाफ जाते हैं तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उसको हियरिंग की, उसके पहले कि आप उसके खिलाफ हैं, लेकिन 100 वोटों भी किया जा सकता है। और 6 मंथ्स का टाइम लिमिट भी है कि अगर एसएससी एप्लीकेशन करता है तो आपको 6 मंथ में उसका निस्तारण कर देगा। 155 में अगर पार्टनर का असेसमेंट करना है आपको, जो कि 92 या उसके पहले केस था कि जहाँ पे असेसमेंट पार्टनर का था फॉर्म में 92 या उसके पहले के केस में, और ये पाया जाता है कि जो असेसमेंट है फर्म का जब होता है तो ये पाया जाता है, या फिर कोई रिडक्शन या अनाउंसमेंट होता है इनकम में फर्म की, जब वो एसएससी अपील में जाता है या सेटलमेंट कमीशन में जाता है तो उसमें कोई भी अगर चेंज आता है अपील वगैरह की वजह से, हाँ मतलब कोई चीज अपील में हुई तो उसका इफेक्ट देना है आपको। इफेक्ट देने के लिए आपको 155 से ये सारे प्रावधान उसी के तहत आते हैं, और उसमें टाइम लिमिट आप पे अप्लाई नहीं करती है। आप जो
पहले वाले टाइम लिमिट अप्लाई नहीं करती। यहाँ पर अलग टाइम लिमिट्स है कि आप उसके बगैर वो भी कर सकते हैं। नॉर्मली 4 साल from the end of the financial year जो होता है आप उसको इफेक्ट में ला सकते हैं। पार्टनर का है तो फर्म हो गया, या फिर जो एओपी का मेंबर है, एओपी में एओपी का असेसमेंट हो गया तो आपको मेंबर का असेसमेंट करना है। इस टाइप की चीज़ सारी बनती है। हाँ लोग ओके, तो यहाँ पर आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।